गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के विषय भौतिक विज्ञान के अध्याय 11 के अंतर्गत आज का नया टॉपिक है हमारा प्रिज्म। प्रिज्म किसी कोण पर झुके दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। किसी कोण पर झुके, ये कोण है, दो अपवर्तक पृष्ठ हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, आयताकार या समतल पृष्ठ हैं ये इस तरह से, एक ये और एक ये, दोनों किसी कोण पर झुके हुए हैं ऐसे, और इनके बीच में हमने क्या कर दिया, एक समांगी पारदर्शी माध्यम भर दिया। बीच में क्या भर दिया, समांगी पारदर्शी माध्यम, जैसे कांच है वो भर दिया। तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है, प्रिज्म कहलाती है। त्रिभुजाकार होता है, इसका प्रैक्टिकल भी है अपने 12th कक्षा में। तो त्रिभुजाकार ये है, और भी कई तरह के प्रिज्म होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो दिखाया गया है त्रिभुजाकार प्रिज्म है। और इसमें ये दो अपवर्तक पृष्ठ हैं, AC और AB, ये जो दिखाए गए हैं, ठीक है। चित्र में तो हम इनको भुजाओं के रूप में दिखाएंगे, लेकिन ये है कैसे, अपवर्तक पृष्ठ हैं इस तरह से, और इनके बीच में हमने समांगी पारदर्शी माध्यम भर दिया है। ऐसी व्यवस्था प्रिज्म कहलाती है। तो ये जो प्रिज्म होता है ये करता क्या है, देखिए हमें पता है कि जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है वो श्वेत प्रकाश कहलाता है, और सूर्य से आने वाले प्रकाश को यदि हम प्रिज्म के माध्यम से देखें तो वो प्रिज्म उस सूर्य से आने वाले प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देता है, जिसे हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। तो प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण की घटना, कौन सी, वर्ण विक्षेपण की घटना प्रदर्शित होती है। और वर्ण विक्षेपण क्या है, सूर्य के प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और वास्तव में घटना कौन सी हो रही है, अपवर्तन ही हो रहा है, यहाँ पर अपवर्तन ही हो रहा है। लेकिन ये प्रिज्म की एक ऐसी व्यवस्था होती है कि ये सूर्य से आने वाले प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ देता है, विभाजित कर देता है। देखिए कैसे, अभी वर्ण विक्षेपण के बारे में हम बाद में बात करेंगे। देखिए मान लो एक प्रकाश की किरण आई, ठीक है, इसके AB फलक पर आपतित हुई, ठीक। AB फलक पर आपतित होने के पश्चात ये कांच का फलक है, मान लो ये इसका अभिलंब है, ये अभिलंब हो गया। तो हम क्या करेंगे, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, इधर मान लो वायु है और प्रिज्म के अंदर कांच भरा हुआ है, तो विरल से सघन में जा रही है, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, ठीक है, ये मुड़ गई। ये वास्तव में जा कहाँ रही थी, ऐसे जा रही थी, इस पथ पे जा रही थी, लेकिन ये कांच से अपवर्तन होने के पश्चात मुड़ गई, अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक है। तो अभिलंब की ओर झुकने के बाद ये वापस दोबारा अब AC पृष्ठ पे टकरा रही है, तो इसका एक बार और अपवर्तन होगा, क्योंकि अब ये सघन से विरल माध्यम में जा रही है, ठीक है। और सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब हो गया, AC फलक पर ये अभिलंब है, ये फलक AC पर अभिलंब है, तो अब ये अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे ना जाके ये दूर हटेगी, ये दूर हटेगी, ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर हटेगी, ना कि इसके पास जाएगी, दूर हटेगी, और ये बाहर निकल गई, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि प्रिज्म में एक प्रकाश की किरण का 2 बार अपवर्तन हो रहा है, ठीक। हम इस किरण का नाम देते हैं P, Q, R और S। ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये आपतन कोण I, ठीक है। यहाँ पर अपवर्तन हुआ, अभिलंब से कितना कोण बना है, R1, ये अपवर्तन कोण है। AB फलक पर अपवर्तन कोण कितना बन रहा है, R1। फिर ये किरण आगे बढ़ी, R पे टकराई, दोबारा अपवर्तन हुआ, ठीक है। तो अभिलंब कौन सा है, ये रहा। तो अब इसका आपतन कोण कितना है, R2 है। ध्यान रखना ये R1 और R2 बराबर नहीं है, अभी बराबर नहीं है, हो भी सकते हैं बराबर, ये बराबर हो भी सकते हैं क्योंकि अभिलंब अलग अलग है, ठीक है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि बराबर नहीं है R1 और R2।
तो ये R2 जो है ये इस QR किरण के लिए आपतन कोण हो गया, ठीक है। और ये किरण जब बाहर निकली तो ये निर्गत किरण है। ये कौन सी है? निर्गत। निर्गत मतलब जो बाहर निकल रही है, निर्गत किरण, ठीक है। अभिलंब से कितना कोण बना रही है? ये बना रही है, ये रहा, ठीक है। ये निर्गत कोण है, ये आपतन कोण है, ये निर्गत कोण है। R1 और R2, R1 अपवर्तन कोण है, R2 क्या है? QR किरण के लिए आपतन कोण है, ठीक। तो यहाँ पर हमें कुछ कोण दिखाई दे रहे हैं। पहला कोण है A। देखिए हम यहाँ कह रहे हैं किसी कोण पर झुके हुए हैं दो अपवर्तक पृष्ठ, तो जिस कोण पर वो झुके हुए हैं, जिस कोण पर अपवर्तक पृष्ठ झुके होते हैं, अपवर्तक पृष्ठ झुके होते हैं, झुके होते हैं, उस कोण को प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं। अपवर्तक है ये, अपवर्तन नहीं है, अपवर्तक है ये, अपवर्तक कोण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए तो प्रिज्म कोण कौन सा हो गया? ए। ए क्या है? प्रिज्म कोण है। आई क्या है? आपतन कोण है। आई है आपतन कोण। R1 फलक AB पर अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण है। R2, R2 क्या है? फलक, फलक AC पर आपतन कोण है, फलक AC पर आपतन कोण है। और E क्या है? निर्गत कोण, निर्गत कोण है, ठीक है। अब देखिए प्रकाश की किरण जो PQ दिशा में चल रही थी, वास्तव में उसका पथ ये था, और लास्ट में जाके हमें उसका पथ क्या मिल रहा है? निर्गत किरण के रूप में, RS के रूप में मिल रहा है। आ रही थी PQ के रूप में, जा रही है RS के रूप में। ये आपतित किरण का पथ था और ये निर्गत किरण का पथ है। इसको हम बढ़ाएं पीछे की तरफ, ये निर्गत किरण का पथ है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य जो कोण है वो कहलाता है डेल्टा, विचलन कोण। ये कोण कौन सा है? डेल्टा। ये कहलाएगा विचलन कोण, विचलन कोण। और विचलन कोण क्या होता है? विचलन कोण, विचलन कोण आपतित किरण एवं निर्गत किरण के मध्य का कोण है, मध्य का कोण है डेल्टा। क्या है? डेल्टा। हमें इस विचलन कोण का मान ही ज्ञात करना है। प्रिज्म कर क्या रहा है? वास्तव में यही तो कर रहा है, आपतित किरण को कितना मोड़ दिया इसने, विचलित कर दिया। और हमें पता है श्वेत प्रकाश में अलग अलग कलर होते हैं, तो ये क्या करता है? अलग अलग जो कलर होते हैं उन कलरों की अलग अलग तरंगदैर्ध्य होती है, जो रंग होते हैं, और उन रंगों को उनके अपवर्तनांक के हिसाब से ये मोड़ देता है, और वो सब अलग अलग कोण पर मुड़ते हैं। इसलिए जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। अपवर्तनांक के कारण उनके विचलन कोण अलग अलग होते हैं। उन सब के बारे में आगे बात करेंगे हम। ये तो हो गई कुछ परिभाषाएं। हमें डेल्टा निकालना है। डेल्टा देखिए कैसे निकालेंगे, थोड़ी सी ज्यामिति इसके अंदर आएगी, ज्यामिति, ज्योमेट्री, कोण वगैरह के बारे में हमें थोड़ी जानकारी जो हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है वो काम आएगी यहाँ पर। देखिए चित्र में हमें कुछ चतुर्भुज और कुछ त्रिभुज दिख रहे हैं। देखो इसको मैंने मान लिया अभिलंब n-n, ठीक है, n-n। और ये जो बिंदु है जहाँ पर आपतित किरण और अपवर्तित किरण मिल रही हैं उसको बिंदु मान लिया मैंने M, कैपिटल M, ठीक है।
एन डैश एन ये अभिलंब है, आर एन ये अभिलंब है, और ये बिंदु जहाँ पर दोनों कटान हो रहा है आपतित किरण और निर्गत किरण का, उसको मैंने मान लिया एम। अब देखिए चित्र में आपतित किरण पी क्यू, आपतित किरण पी क्यू का प्रिज्म से 2 बार अपवर्तन हो रहा है, 2 बार अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, चित्र से चतुर्भुज AQNR में, अब हम कौन सा ले रहे हैं, चतुर्भुज ले रहे हैं AQNR। हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। AQNR, तो चारों कोण लिखो, पहले A, दूसरा कोण हो गया AQN, तीसरा हो गया कोण QNR, और चौथा हो गया NRA, कोण NRA। देखो 4 कोण है, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये हमें पता है। ठीक है, अब देखिए चित्र में देखिए कोण AQN, हमें पता है एन डैश एन अभिलंब है, किस पर, भुजा AB पर, फलक AB पर अभिलंब है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो कोण AQN 90 डिग्री हो गया, अभिलंब है। और आप देखिए कोण है NRA, ये भी अभिलंब है, NRA इस फलक पर अभिलंबी तो है RN, तो कोण AQN और NRA 90 डिग्री के होंगे। चित्र में कोण AQN प्लस कोण NRA, ये दोनों 180, 90 180 के होंगे, 180 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये अभिलंब हैं। ठीक है, तो AQN और NRA ये 180 के हो गए, तो ये दोनों 180 के हैं, तो 360 में से 180 घटेगा, तो कोण A और QNR 180 डिग्री तो बचेगा, इसको हम लिख देते हैं 1। अतः समीकरण 1 से कोण A प्लस 90 प्लस कोण QNR प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये भी 90 का, ये भी 90 का, 90 180 हो गए, इधर जाएंगे कम हो जाएगा, तो कोण A प्लस QNR ये कितने डिग्री के हो गए, 180 डिग्री के। कोण A प्लस QNR ये दोनों कितने के हो गए, 180 डिग्री। तो एक संबंध तो हमें ये प्राप्त हो गया। अब देखिए एक संबंध हमें ये प्राप्त हो गया। अब चित्र में त्रिभुज, अब हम त्रिभुज ले रहे हैं, QNR, त्रिभुज QNR में हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर 3 कोण बन रहे हैं हमारे पास। एक कोण तो बन रहा है कोण QNR, हम त्रिभुज ले रहे हैं QNR, तो इसमें 3 कोण है, एक तो R1, एक R2 और एक QNR। ठीक है, तो QNR प्लस R1 प्लस R2 इन तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 देखिए, समीकरण 1 और 2 समीकरण 2 और 3 देखिए, समीकरण 2 और 3 इनके दाएं पक्ष बराबर हैं, समीकरण 2 और 3 के दाएं पक्ष बराबर हैं। अतः समीकरण 2 व 3 से दाएं पक्ष बराबर हैं, तो बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। अतः कोण A प्लस कोण QNR ये बाएं पक्ष हो गया समीकरण 2 का। समीकरण 3 का दायां पक्ष क्या है, कोण QNR प्लस R1 प्लस R2। ठीक है, तो दोनों के बाएं पक्ष बराबर कर दिए। यहाँ देखिए QNR कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या निकल के आया है, कोण A इज इक्वल टू R1 प्लस R2।
समीकरण 4। हमने कोण ए को निकाल लिया, R1 और R2 के योग के बराबर है। ठीक है, सिंपल है, ज्यामिति का उपयोग करके हमने निकाला है। अब देखिए, अब हमें विचलन कोण चाहिए, तो विचलन कोण कौन से त्रिभुज में है? दूसरे त्रिभुज में। वो दूसरा त्रिभुज कौन सा है? दूसरा त्रिभुज है QMR। दूसरा त्रिभुज कौन सा है? QMR। अब देखिए, विचलन कोण चाहिए। अब त्रिभुज QMR में, QMR, ठीक है, देखो इस QMR त्रिभुज में जो डेल्टा विचलन कोण है ये बाहर की ओर है, तो ये बाह्य कोण हो गया। त्रिभुज QMR में विचलन कोण त्रिभुज के अंदर नहीं है, त्रिभुज के बाहर है। ठीक है, तो ये बाह्य कोण है। त्रिभुज QMR में विचलन कोण डेल्टा बाह्य कोण है, बाह्य कोण है। ठीक है, तो जो बाह्य कोण होता है उसका मान उसके सामने स्थित दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ये हमने पिछले टॉपिक्स में भी देखा है और छोटी कक्षाओं में भी आपने पढ़ा है। बाह्य कोण का मान उस बाह्य कोण के सम्मुख स्थित दो अंतः स्थित कोणों के बराबर होता है। अब कौन कौन से कोणों के योग के बराबर होगा डेल्टा का मान? दो कोण है, कोण MQR और दूसरा कोण होगा MRQ। देखिए, MQR और MRQ। ठीक है, तो विचलन कोण का मान MQR और MRQ के बराबर होगा। अब MQR और MRQ के मान हमें निकालने। देखिए चित्र में देखिए, आपतन कोण I है, आपतन कोण I है, PQ एंड डैश कितना है? I है। तो हमें पता है इस तरह से जो सम्मुख कोण बनते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप चित्र में, ये जो आपतन कोण I है ये किसके बराबर होगा? आपतन कोण I चित्र में, आपतन कोण I किसके बराबर होगा? कोण MQN के बराबर होगा। सम्मुख कोण MQN और MQN जो कोण है ये दो कोणों से मिलकर बना है, एक तो MQR और एक R1, एक तो MQR और एक R1। तो यहाँ से हमने कोण MQR कितना निकाल लिया? I माइनस R1। ठीक है, I माइनस R1। एवं चित्र से देखिए आप, निर्गत कोण E, ये जो निर्गत कोण E है इसके सम्मुख कोण कौन सा है? MRN। इसके सम्मुख कोण है MRN, तो निर्गत कोण E MRN के बराबर होगा। और MRN जो है वो दो कोणों से मिलकर बना है, एक तो कोण MRQ और एक R2। चित्र में देखिए, MRN जो कोण है वो दो कोणों से मिलकर बना है, MRQ और R2, तो दोनों के योग के बराबर हो गया। इसलिए कोण MRQ E माइनस R2 के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ से तो हमने लिया MQR का मान और यहाँ से लिया हमने MRQ का मान, और दोनों मान मैंने कहाँ रख दिए? विचलन कोण के समीकरण के अंदर रख देंगे। तो कोण MQR व कोण MRQ के मान रखने पर विचलन कोण डेल्टा यहाँ मान रखेंगे, कितना आएगा? I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। I माइनस R1 इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो विचलन कोण I और E को एक साथ लिख लो, I और E, और R1 R2 को एक साथ लिख लो, R माइनस का R1 प्लस R2। तो ये विचलन कोण हमने यहाँ से निकाल लिया। समीकरण आ गई 5। अब हमारे पास प्रिज्म कोण आ गया और विचलन कोण आ गया, दोनों के मान हमने निकाल लिए। लिख लेते हैं इनको अलग से। क्या क्या आया? प्रिज्म कोण A का मान तो आया R1 प्लस R2 समीकरण 4 से, और विचलन कोण डेल्टा का मान आ गया I प्लस E माइनस का R1 प्लस R2। ये समीकरण 4 थी, ये समीकरण 5। बाकी को मिटा देते हैं।
अब हम एक स्थिति का अध्ययन करेंगे, न्यूनतम विचलन। न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में यदि हम देखें तो क्या होगा। न्यूनतम विचलन की स्थिति में देखिए, अब हम एक स्थिति देखते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति। न्यूनतम विचलन, प्रिज्म से विचलन कैसा हो रहा है, न्यूनतम विचलन, मिनिमम डेविएशन। उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में R1 R2 के लगभग बराबर और कोण I कोण E के लगभग बराबर, यानी आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर और R1 कोण R2 के बराबर। ठीक है, ये न्यूनतम विचलन की स्थिति है, जब प्रिज्म से न्यूनतम विचलन हो रहा हो, कम से कम। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, A का मान कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 है, R1 की जगह R1 और प्लस R2 की जगह, ठीक है, सॉरी R2 की जगह भी R1। तो यहाँ से A बराबर कितना आ गया, 2R1, तो R1 का मान कितना आ गया, A/2 न्यूनतम विचलन की स्थिति में। ठीक है, तो विचलन कोण कितना हो जाएगा, समीकरण 5 से डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू I को E के बराबर मान रहे हैं हम न्यूनतम विचलन में, तो I प्लस I और माइनस का R1 प्लस R2 है और R1 प्लस R2 A के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से न्यूनतम विचलन, मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन M क्या है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में E किसके बराबर हो गया, I के, और R1 प्लस R2 A के बराबर तो है ही, ये पहले से ही है A के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं डेल्टा M इज इक्वल टू 2I माइनस A, इसलिए 2I इज इक्वल टू डेल्टा M प्लस A, इसलिए आपतन कोण I का मान आ गया डेल्टा M प्लस A/2, डेल्टा M प्लस A/2, ये आ गई 6। आपतन कोण निकाल लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि R1 और R2 के मान न्यूनतम विचलन की स्थिति में बराबर हैं। R1 बराबर R2 है, यानी लगभग R के बराबर है। इन दोनों का मान बराबर करके मैंने R मान लिया, तो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R2 की जगह R1 आ गया, और दोनों के मान कितने हैं, R है, दोनों के मान कितने हैं, R के बराबर है, तो R1 भी R है और R1 भी R है, 2R हो गया, तो R का मान कितना आ गया, A/2। ये क्या है, अपवर्तन कोण है। क्या है ये, अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूनतम विचलन से मैंने आपतन कोण और अपवर्तन कोण के मान ज्ञात कर लिए। न्यूनतम विचलन से आपतन कोण और अपवर्तन कोण के मान ज्ञात कर लिए, ताकि मैं स्नेल का नियम लगा सकूँ। क्या लगा सकूँ, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है, आपतन कोण की ज्या अपॉन अपवर्तन कोण की ज्या। ठीक है, इनका अनुपात किसके बराबर होता है, अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात में देखूं तो I कितना है, ये रहा समीकरण 6 से, डेल्टा M प्लस A/2, और अपवर्तन कोण की ज्या साइन R कितना है, A/2। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये किसके होगा, अपवर्तनांक के बराबर होगा। ठीक है, अपवर्तनांक के बराबर होगा n के, तो n बराबर साइन I अपॉन साइन R, स्नेल के नियम से I का मान रख दिया, R का मान रख दिया, R का मान ये रहा A/2। अब देखिए, हमें पता है यदि थीटा अत्यल्प हो, थीटा अत्यल्प हो तो साइन थीटा थीटा के लगभग बराबर होता है। तो ये साइन, ये थीटा, ये साइन, ये थीटा। तो यदि हम ये माने डेल्टा M प्लस A/2 एवं A/2 अत्यल्प हैं, अत्यल्प हैं, तो
इन कोणों को मैंने अत्यल्प मान लिया तो साइन थीटा थीटा के बराबर होगा। थीटा क्या है? डेल्टा एम प्लस ए अपॉन टू। यहाँ पर भी साइन थीटा थीटा क्या है? ए अपॉन टू। तो साइन ए अपॉन टू किसके बराबर हो जाएगा? ए अपॉन टू के। तो एन बराबर किसके आ गया? डेल्टा एम प्लस ए अपॉन टू। और साइन ए बाई टू किसके बराबर आ जाएगा? ए अपॉन टू। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? डेल्टा एम प्लस ए अपॉन ए। डेल्टा एम प्लस ए अपॉन ए, क्योंकि दोनों में ही जो 2 है वो हर में है, इसलिए कट जाएगा। यहाँ से अगर मैं वज्र गुणा करूँ तो एन ए इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए, और डेल्टा एम इज इक्वल टू एन ए माइनस ए, और डेल्टा एम इज इक्वल टू एन ए कॉमन लिया एन माइनस 1। यहाँ से मुझे न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम की वैल्यू प्राप्त हो गई है समीकरण 7 से। तो देखिए थोड़ा सा इस टॉपिक के अंदर ट्विस्ट कहाँ पर आता है? न्यूनतम विचलन पे। हमें न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है डेल्टा एन, इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी आधारित है। और डेल्टा एम यानी न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर माना था हमने, और R1 को R2 के बराबर माना था। दोनों के मान समान माने थे, ताकि हम आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण के मान विचलन कोण और प्रिज्म कोण के रूप में ज्ञात कर सकें। ठीक है, फिर हमने उसमें स्नेल का नियम लगाया। स्नेल का नियम लगाने से और ये कोण को अत्यल्प मानने पर हमें अपवर्तनांक एवं न्यूनतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के मध्य एक संबंध समीकरण 7 से प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है डेल्टा एम। न्यूनतम विचलन की स्थिति में न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट नीटा माइनस 1। ये अपवर्तनांक है एन, और ए क्या है? प्रिज्म कोण है। तो अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण के रूप में हमने न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कर लिया है। इनमें से कोई भी 2 राशि दे रखी हो तो हम तीसरी राशि का मान यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। आगे अगले टॉपिक में हम प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना को देखेंगे। धन्यवाद।